साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं धर्म एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त और कहानी है एक दुराशा। बाल मुकुंद गुप्त हालांकि एक सदी पुराने लेखक हैं। 1865 में जन्मे और 1907 में ही क्षणिक आयु में उनकी मृत्यु हो गई। खैर, हम कहानी पे बात करते हैं। नारंगी के रस में जाफरानी बसंती बूटी छान कर शिव शंभू शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। ख्याली घोड़े की बांग ढीली कर दी थी। वह मनमानी जकंदे जकंदे कह सकते हैं, चौकड़ी भरना ठीक है, जकंदे भर रहा था। हाथ पांवों को भी स्वाधीनता दे दी गई थी। वह खटिया के तूल अरज की सीमा का उल्लंघन करके इधर उधर निकल गए थे। कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर था और ख्याल दूसरी दुनिया में। अचानक एक सुरीली आवाज ने चौंका दिया। कनरसिया कनरसिया कह सकते हैं, कान को अच्छा लगने वाला। शिव शंभू खटिया पर उठ बैठे, कान लगाकर सुनने लगे। कानों में यह मधुर गीत बार बार अमृत ढालने लगा। चलो चलो आज खेले होली कन्हैया के घर। कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए। मालूम हुआ कि पड़ोस में किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। कोई सुरीली लय से उक्त होली गा रहा है। साथ ही देखा, बादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। बसंत में सावन देखकर आजकल जरा चक्कर में पड़ी। विचारने लगे कि गाने वालों को मल्हार गाना चाहिए था, न कि होली। साथ ही ख्याल आया कि फागुन सुदी है, बसंत के विकास का समय है, वे होली क्यों न गाएं। इसमें तो गाने वाले की नहीं, विधि की भूल है, जिसने वसंत में सावन बना दिया। कहाँ तो चांदनी छिटकी होती, निर्मल वायु बहती, कोयल की कूक सुनाई देती। कहाँ भादों की सी अंधियारी है, वर्षा की झड़ी लगी है। ओह, कैसा ऋतु विपर्य है। ऋतु विपर्य कह सकते हैं कि पर्यावरण का थोड़ा सा इधर उधर हो जाना, कभी वर्षा पहले कभी धूप बाद में। इस विचार को छोड़कर गीत के अर्थ का विचार जी में आया। होली खेलैया कहते हैं कि आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। और खेलैया कौन? उनकी प्रजा, ग्वाल बाल। इस विचार ने शिव शंभू शर्मा को और चौंका दिया कि क्या भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे? क्या भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को अपना आनंद समझते थे? अच्छा, यदि आज शिव शंभू शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियां भरे, रंग की पिचकारियों लिए राजा के घर होली खेलने जाए तो कहाँ जाए? राजा दूर 7 समंदर पार है। राजा का केवल नाम सुना है, न राजा को शिव शंभू ने देखा है, न राजा ने शिव शंभू को देखा है। खैर, राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत भेजा है। कृष्ण द्वारिका में ही हैं, पर ब्रज के राजकुमार
और खिलैया कौन? उनकी प्रजा, ग्वाल बाल। इस विचार ने शिव शंभू शर्मा को और चौंका दिया कि क्या भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे? क्या भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को अपना आनंद समझते थे? अच्छा, यदि आज शिव शंभू शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियां भरे, रंग की पिचकारियों लिए राजा के घर होली खेलने जाए तो कहाँ जाए? राजा दूर 7 समंदर पार है। राजा का केवल नाम सुना है, न राजा को शिव शंभू ने देखा है, न राजा ने शिव शंभू को देखा है। खैर, राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत भेजा है। कृष्ण द्वारिका में ही हैं, पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा है। क्या उस राज प्रतिनिधि के घर जाकर शिव शंभू होली नहीं खेल सकता? उफ, यह कैसा बेतुका है। जैसा अभी वर्षा में होली गाई जाती थी, पर इसमें गाने वाले का क्या दोष है? वह तो समय समझकर ही गा रहा था। यदि वसंत में वर्षा की झड़ी लगे तो क्या गाने वाले को मल्हार गाना चाहिए? सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण है, उद्धव है, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। राजा राजा है, राज प्रतिनिधि है, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं। सूर्य है, धूप नहीं, चंद्र है, चांदनी नहीं। माय लॉर्ड नगर में ही हैं, पर शिव शंभू उसके द्वार तक नहीं फटक सकता है। उसके घर पर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। माय लॉर्ड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा नहीं पहुंच सकती। जहांगीर की भांति उसने अपने शयनागार तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया जिसकी जंजीर बाहर से हिलाकर प्रजा अपनी फरियाद उसे सुना सके। न आगे को लगाने की आशा है। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। प्रजा के मन में भाव वह न समझता है, न समझना चाहता है। उसके मन का भाव न प्रजा समझ सकती है, न समझने का कोई उपाय है। उसका दर्शन दुर्लभ है, द्वितीय चंद्र की भांति। कभी कभी बहुत देर तक नजर गड़ाने से उसका चंद्रानंद दिख जाता है तो दिख जाता है। लोग उंगलियों से इशारे करते हैं कि वह है, किंतु दूज के चांद के उदय का भी एक समय है। लोग उसे जान सकते हैं, माय लॉर्ड के मुख चंद्र के उदय का तो कोई समय नहीं। अच्छा, जिस प्रकार इस देश के शिव शंभू शर्मा के जी में अपने देश के माय लॉर्ड से होली खेलने की आई, इस प्रकार कभी श्रीमान का जी होता होगा कि अपनी प्रजा में जिसके दंड मुंड के विधाता होकर आए हैं, किसी एक से मिलकर उसके मन की बात पूछें, या कुछ आमोद प्रमोद की बात करके उसके मन को टटोलें। माय लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना सूर्य को दीपक दिखाना है। वह स्वयं श्रीमुख से कह चुके हैं कि ड्यूटी में बंधा हुआ मैं इस देश में फिर आया। यह देश मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे ड्यूटी और प्यार की बात श्रीमान के कथन से ही तय हो जाती है। उसके उसमें किसी प्रकार की हुज्जत उठाने की ज़रूरत नहीं।
तथापि यह प्रश्न आपसे आप जी में उठता है कि इस देश की प्रजा के माय लॉर्ड का निकट होना और प्रजा के लोगों की बात जानना भी उसकी ड्यूटी की सीमा तक पहुंचता है या नहीं। यदि पहुंचता है तो क्या श्रीमान बता सकते हैं कि आपने 6 साल के लंबे शासन में इस देश की प्रजा को क्या जाना और उससे क्या संबंध उत्पन्न किया। जो पहरेदार सिर पर फेंटा बांधे हाथ में संगीनदार बंदूक लिए काठ के पुतलों की भांति गवर्नमेंट हाउस के द्वार पर दंडायमान रहते हैं, दंडायमान अर्थात दंड देने के लिए, या छाया की मूर्ति की भांति जरा इधर उधर हिलते डुलते दिखाई देते हैं। कभी उनको भूले भटके आपने पूछा है कि कैसी गुजरती है। किसी काले काले चपरासी या खानसामा आदि से कभी आपने पूछा कि कैसे रहते हो, तुम्हारे देश की क्या चाल डाल है। तुम्हारे देश के लोग हमारे देश को कैसा समझते हैं। क्या इन नीच दर्जे के नौकरों चाकरों को कभी माय लॉर्ड के श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या खाली पेड़ों पर बैठी चिड़ियों का ही शब्द उनके कानों तक पहुंच कर रह गया। क्या कभी सैर तमाशे में टहलने के समय या किसी एकांत स्थान में इस देश के किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला, अथवा इस देश के प्रतिष्ठित बेगरज आदमी को अपने घर पर बुलाकर इस देश के लोगों के सच्चे विचार जानने की चेष्टा की, अथवा कभी विदेश या रियासतों के दौरे में उन लोगों के सिवाय जो झुक झुक कर लंबी लंबी सलामें करने आए हों, किसी सच्चे बेपरवाह आदमी से कुछ पूछने या कहने का कष्ट किया। सुनते हैं कि कलकत्ते में श्रीमान ने कोना कोना देख डाला, भारत में क्या भीतर और क्या सीमाओं पर कोई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी। बहुतों का ऐसा ही विचार था, पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों की सभा में चांसलर का जामा पहनकर माय लॉर्ड ने जो अभिज्ञता प्रकट की, उससे स्पष्ट हो गया कि जिन आंखों से श्रीमान ने देखा उनमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति न थी। सारे भारत की बात दूर, इस कलकत्ते में ही देखने की इतनी बातें हैं कि केवल उनको भली भांति देख लेने से भारतवर्ष की बहुत सी बातों का ज्ञान हो सकता है। माय लॉर्ड के शासनकाल के 6 साल हालवेल के स्मारक में लाट बनवाने, ब्लैक होल का पता लगाने, अख्तर लोनी की लाट का मैदान से उठवाकर वहाँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध करने में बीत गए। दूसरा दौर भी वैसे ही कामों में बीत रहा है। संभव है कि उनमें भी श्रीमान के दिल पसंद अंग्रेजी मोहल्लों में कुछ और भी बड़ी बड़ी सड़कें निकल जाएं और गवर्नमेंट हाउस की तरफ के स्वर्ग की सीमा और बढ़ जाए। पर नगर जैसा अंधेरे में था वैसा ही रहा, क्योंकि उसकी असली दशा देखने के लिए और ही प्रकार की आंखों की जरूरत है। जब तक वे आंखें न होंगी यह अंधेरा यूं ही चला जाएगा। यदि किसी दिन शिव शंभू के साथ माय लॉर्ड नगर की दशा देखने चलते तो वह देखते कि इस महानगर की
लाखों प्रजा भेड़ों और सूअरों की भांति सड़े गले झोपड़ों में लौटती है। उसके आसपास सड़ी बदबू और मैले सड़े पानी के नाले बहते हैं। कीचड़ और कूड़े के ढेर चारों ओर लगे हुए हैं। उनके शरीरों पर मैले कुचैले फटे चितड़े लिपटे हुए हैं। उनमें से बहुतों को आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़ों में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहाँ जहाँ पड़ते फिरते हैं। बरसात में सड़े सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। सारांश यह है कि हर एक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पंथ का वही अनुगमन करते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी रोगों के कष्ट से छुड़ाती है। परंतु क्या इनसे भी बढ़कर और दृश्य नहीं है? हाँ है, पर जरा और स्थिरता से देखने के हैं। बालू में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपनी सूंड से नहीं उठा सकता। उसके लिए चिमटी की जिह्वा की दरकार है। इसी कलकत्ते में इसी इमारतों के नगर में माय लॉर्ड की प्रजा में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको रहने को सड़ा झोपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों पर घूमते, जहाँ जगह देखते वहीं पड़े रहते। पहरे वाला आकर डंडा लगाता है तो सड़क कर दूसरी जगह जा पड़ते हैं। बीमार होते हैं तो सड़कों पर पांव पीट पीट कर मर जाते हैं। कभी आग जलाकर खुले मैदान में पड़े रहते हैं, कभी कभी हलवाइयों की भट्टी से चिमट कर रात काट देते हैं। नित्य उनकी दो चार लाशें जहाँ तहाँ से पड़ी हुई पुलिस उठाती है। भला माइलोड तक उनकी बात कौन पहुँचाए? दिल्ली दरबार में भी जहाँ सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर पड़े दिखाई देते थे, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई न था। यदि माय लॉर्ड एक बार इन लोगों को देख पाते तो पूछने को जगह हो जाती कि वे लोग भी ब्रिटिश राज्य के सिटीजन हैं या नहीं। यदि हैं तो कृपा पूर्वक बताइए कि उनके रहने का स्थान कहाँ है और ब्रिटिश राज्य से उनका क्या नाता है। क्या कहकर वे अपने राजा और उसके प्रतिनिधि को संबोधन करें? किन शब्दों में ब्रिटिश राज को आशीष दें? क्या यूं कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक अंगुल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी नहीं जुड़े और न कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो। उसका राज प्रतिनिधि हाथियों का जुलूस निकालकर सबसे बड़े हाथी पर चंवर छत्र लगाकर निकलते और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजाए। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी है जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराजाओं की गुणावली वर्णन करते हैं जो प्रजा का दुख मिटाने और उनके अभावों का पता लगाने के लिए रातों को वेश बदल कर निकला करते थे। अकबर के प्रजा पालन की और बीरबल के लोक रंजन की कहानियां कहकर वे जी बहलाते हैं और समझते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया। अब वे राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते,
जो प्रजा के सुख दुख की बात उनके घरों में आकर पूछ जाते थे। महारानी विक्टोरिया को वे अवश्य जानते हैं कि वह महारानी थी और अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा और इस देश के प्रभु हुए हैं। उनको इस बात की खबर तक भी नहीं कि उनके प्रभु के कोई प्रतिनिधि होते हैं और वही इस देश के शासन के मालिक होते हैं तथा कभी कभी इस देश की 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का घमंड भी करते हैं, अथवा मन चाहे तो इस देश के साथ बिना कोई अच्छा बर्ताव किए भी यहाँ के लोगों को झूठा मक्कार आदि कहकर अपनी बड़ाई करते हैं। इन सब विचारों ने इतनी बात तो शिव शंभू के जी में पक्की कर दी थी कि अब राजा प्रजा के मिलकर होली खेलने का समय गया। जो बाकी था वह कश्मीर नरेश महाराजा रणवीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। इस समय देश में उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं। इस देश की प्रजा का अब वह भाग्य नहीं है, साथ ही किसी राजपुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं है जो यहाँ की प्रजा के अकिंचन प्रेम को प्राप्त करने की परवाह करे। माय लॉर्ड, अपने शासनकाल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं, वह प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे। तो भी इतना संदेश भंगड़ शिव शंभू शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। इसके बाद इस कहानी में एक शेर अर्ज है। ब मुलाजिमाने सुल्तान के रस्तनांद दुआरा कि बाशुक्र बादशाही ने नज़र मरा गदारा। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी अगले शनिवार को लेकर। धन्यवाद।